नाज़रीन, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का खुसूसी इंटरव्यू आपने सुना। जब वो मुल्क से बाहर थे तब भी वो खबरों का हिस्सा रहे, जब मुल्क में वापस आए फिर जब उन पर गद्दारी का मुकदमा चला तब भी वो खबरों का हिस्सा रहे। उनके बारे में मुख्तलिफ कयास आराइयाँ की जाती रहीं, उन पर इल्जामात लगाने वाले भी सामने आते रहे, लेकिन अवाम ये सवाल रखते थे कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ खुद क्या सोचते हैं, खुद क्या मौक़िफ़ रखते हैं। इन तमाम सवालों के जवाबात एक्सप्रेस न्यूज़ से अपने नाज़रीन को दिए। एक खुसूसी इंटरव्यू किया गया साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के साथ। उनके गद्दारी के मुकदमा चलने के बाद पहली बार ये इंटरव्यू हुआ और कई ऐसे इंकशाफात के ऐसे सवाल जो तशनालत थे उनके जवाबात मिल गए। इस पर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अयाज खान साहब, सिंतज़ाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए। नाज़रीन, हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन किया है शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने, उनसे भी उनकी राय जानेंगे और वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं वो हमें बताएंगे। और नाज़रीन, इस्लामाबाद स्टूडियो से डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो वार्म वेलकम टू एक्सप्रेस फैमिली। और ये इंटरव्यू जिसमें काफ़ी इंकशाफात सामने आए, काफ़ी चीज़ें सामने आई, उस पर आप क्या राय रखते हैं, हमारे बाकी पैनलिस्ट क्या राय रखते हैं, इस पर हम बात करेंगे। अयाज साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो बात मैंने इंटरव्यू में भी की कि वो सवालात जो आम लोगों के जहन में थे कि मुशर्रफ साहब क्या सोचते हैं, वो क्या राय रखते हैं, उन पर जो इतने ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, आप समझते हैं कि नाउ मुशर्रफ साहब नोज व्हाट ही इज डूइंग और उनको पता है इंटेंसिटी कितनी बढ़ चुकी है उनके साथ जो हो रहा है? अब आपने सवालात की बात की तो बहुत से सवालात का तो मुझे भी जवाब मिल गया डॉक्टर साहब ने आज जो इंटरव्यू किया है। और मुझे डॉक्टर साहब बेहतर बताएंगे, वहाँ बैठे हुए थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी उन्होंने देखी। मुझे मुशर्रफ पहली बार आज टूटे हुए नजर आए हैं। वो कॉन्फिडेंस परवेज मुशर्रफ में मुझे नहीं नजर आया जो वो हमेशा कहा करते थे कि मैं किसी से डरता बरता नहीं हूँ। डॉक्टर साहब ने उनसे ये भी कहलवा लिया कि आर्टिकल 6 का उन्हें अंदाजा नहीं था कि कार्रवाई होगी। वो सोच रहे थे कि इतना बड़ा इदारा पीछे है तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई गवर्नमेंट इनिशिएट कर जाए। ये भी तो आपको लगता है कि अब वो अंदर से टूट-फूट का शिकार है? डॉक्टर साहब से मैं, अगर आप इजाजत दें तो डॉक्टर साहब से पूछूं कि वो इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि क्या वो जो मुझ तक तासुर पहुंचा है, आप भी वैसा ही फील कर रहे हैं मुशर्रफ साहब के हवाले से आज? जी अयाज, थैंक यू सो मच। मैं आपकी दोनों बातों से मुतफिका हूँ, मैं एग्री करता हूँ। देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि पहला ये इंटरव्यू था जहाँ किसी हद तक आपको लगा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो क्रैक कर रही है, उसमें वो खुद एहतमादी है, वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है जो उनका हॉलमार्क होता था, ये पहला नहीं है। मैंने उनके इस इंटरव्यू करने से पहले, इस नशिस्त से पहले, उनके तीनों इंटरव्यू जो उन्होंने गुज़िश्ता चंद दिनों में दिए हैं पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स को, मैंने वो देखे और मुझे ऐसा लगा कि परवेज मुशर्रफ जो हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ बहुत हद तक सबड्यूड हैं, बहुत हद तक वो रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं, एक सेंस ऑफ कंट्रीशन है उसके अंदर, एक सेंस ऑफ अपॉलॉजी आपको नजर आती है अनसेट किस्म की। तो पहला तो ये एक इंप्रेशन बड़ा अनमिस्टेकेबल यहाँ पे एक इंप्रेशन आता है। और दूसरा, जो जैसा कि उन्होंने खुद इसमें एडमिट किया, चूंकि जनरल मुशर्रफ एक सियासतदान नहीं है, वो बहुत सी चीज़ें बेसाख्तगी में कह देते हैं, उनमें ज़्यादा ऑनेस्टी हमें नज़र आती है चीज़ों को एडमिट करने में। जो चीज़ सच्ची होती है जब उनसे पुट फॉरवर्ड की जाती है तो वो मान जाते हैं। और उन्होंने वो मान लिया कि जब वो यहाँ आए हैं तो उनके जहन में वो केसेस थे जो वो समझते थे कि बहुत बेकार केसेस हैं, जिनकी कोई हकीकत नहीं है, जिनको समझते थे मैं आसानी से डिफेंड कर सकता हूँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से जो केस था, उनकी शहादत के हवाले से, या नवाब अकबर खान बुख्ती का केस था, या लाल मस्जिद का केस था। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था, वो ये नहीं समझ रहे थे कि उनके ऊपर हुकूमत आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाएगी। उनका ख्याल था कि ये बात किस्सा माजी बन चुकी है। वो समझ रहे थे कि ये बात उस वक्त ख़त्म हो गई जब वो पाकिस्तान से निकले और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इस चार्जेस को प्रेस नहीं किया। तो वो एक बड़े टाइट स्पॉट में है। लेकिन और भी जैसे हम बात करेंगे और अली क्वेश्चन पूछेंगे तो हम मजीद भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे जो कि आपकी बात मुशर्रफ साहब से तो जो बातें उन्होंने की, फिर उन पर क्या राय रखते थे और आप क्या राय रखते हैं, उस हवाले से जानते रहेंगे। शाहज़ेब, आपकी जानिब में बढ़ना चाहूंगा। आपने इंटरव्यू देखा, आपने क्या महसूस किया? कुछ बातें तो काफी हद तक वाजे और डिलिबरेटली उन्होंने कह दी हैं। आपको क्या लगता है वो ये रियलाइज कर चुके हैं अब कि नाउ ही इज अलोन, वो अकेले हैं? उनके साथ मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन कई ऐसी शख्सियात, ऐसे इदारे जो कि वो खुद को समझते थे कि उनके साथ हैं, वो अब नहीं है। देखिए, ये जो इंटरव्यू था, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये लगी कि दो जो चीफ थे और जो उस वक्त दोनों सर्विस में थे, उन सिर्फ एक के बारे में कमेंट करना पसंद करते थे जनरल मुशर्रफ साहब, और वो थे कियानी साहब। अपनी मायूसी का
اور اپنا ساتھ نہ دینے کا بڑا کھل کے اظہار کرتے تھے وہ جنرل کیانی صاحب کے حوالے سے. ایک دفعہ مجھ سے انہوں نے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ وہ پروفیشنل آفیسر کہنے کو تیار نہیں ہے جنرل کیانی کو. پاشا کو مانتے ہیں کہ بڑے اچھے آفیسر ہیں, جنرل کیانی کو نہیں مانتے. مگر آج انہوں نے افتخار چودھری صاحب کے بارے میں بھی بڑا کھل کے کامنٹ کیا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب افتخار چودھری صاحب کے سپورٹر تھے, افتخار چودھری صاحب اداروں میں لڑائی چاہتے تھے, ورنہ ان سے جب بھی سوال کیا گیا کہ اسی عدلیہ سے جو کہ افتخار چودھری صاحب چلا رہے ہیں ان سے آپ امید رکھتے ہیں کہ آپ کو انصاف دے گی, تو وہ کہتے تھے میں امید رکھتا ہوں, یا پھر جواب دیتے تھے تو باقاعدہ طور پر کیٹیگوریکلی ان کا جواب نہیں آتا تھا. آج بڑے کرٹیکل تھے, افتخار چودھری صاحب چلے گئے تو جنرل مشرف صاحب کٹ رہے ہیں افتخار چودھری صاحب پر بھی. جو کانفیڈنس کی بات ہے یا پھر جنرل صاحب کے شیٹر ہونے کی بات ہے, وہ میں دیکھ رہا ہوں جنرل صاحب کو. میں شاید ریاض صاحب سے اتنا نہیں متفق, مجھے صرف اتنا ضرور نظر آتا ہے کہ جنرل صاحب جب پاکستان آئے, اور وہ پاکستان آنے سے پہلے میں ان سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی, میں ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ اس وقت انہیں نہیں لگتا تھا کہ اس حد تک بات جائے گی. مگر وہ اس لیے نہیں لگتا تھا کہ جنرل کیانی صاحب ان کے ساتھ دے دیں گے یا پھر افتخار چودھری صاحب بہت ان کے فیور میں ہو جائیں گے. ان کو لگتا تھا کہ بطور ادارہ, اور میں فوج کا ہوں, ایکس آرمی چیف, اور اگر اس وقت کا آپ کو انوائرمنٹ یاد ہو تو 3 جرنیلوں پر کرپشن کا الزام تھا اور ان کا احتساب ہونا تھا, تو جنرل کیانی صاحب نے ان کے جو عہدے تھے وہ بحال کر کے کہا تھا کہ جی یہ عدالتوں میں نہیں, ہماری جو ملٹری عدالتیں ہیں ان میں ان کے خلاف مقدمات چلیں گے. تو وہ ایک ایسا انوائرمنٹ تھا جس میں میرا خیال ہے جنرل صاحب یہ کانفیڈنس فیل کر رہے تھے کہ جب وہ 3 جرنیلوں کا نہیں ہو سکتا کرپشن کے الزام پر, تو میں تو ایک آرمی چیف ہوں, اپنے آپ کو پاپولر بھی سمجھتے ہیں وہ ابھی بھی کہ میں فوج میں بھی بڑا پاپولر ہوں, میسز میں بھی سمجھتے ہیں کہ میں بڑا پاپولر ہوں. تو یہ کانفیڈنس وہاں سے ڈرائیو ہو رہا تھا کہ فوج بطور ادارہ میرا ٹرائل نہیں ہونے دے گی. تو یہ تو شاہزیب آپ کو پتا ہے ہر ڈکٹیٹر یہی سمجھتا ہے کہ پوری قوم میرے ساتھ ہے اور فوج تو ہوتی ہے اس کے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, ایک چیز بار بار انہوں نے آپ کے انٹرویو میں کہی کہ مجھے عدل اور انصاف چاہیے, معافی نہیں مانگوں گا, بھیک نہیں چاہیے, عدل اور انصاف چاہیے. کیا لگتا نہیں کہ یہ بھی بہت بڑا خدشہ ہے کہ وہ ڈر رہے ہیں کہ سزا تو ہو ہی جانی ہے انہیں؟ دیکھیں اس کا خطرہ تو ویسے تو ان کا پاکستان آنا جو ہے وہ ایک بہت بڑی مجھے لگتا ہے کہ مسٹیک تھی, ایک بہت بڑا بلنڈر تھا جس کا کہ ان کا احساس ہو رہا ہے, وہ کہہ نہیں رہے. لیکن جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف بڑے حقیقت پسندانہ طریقے سے دیکھ رہے ہیں, انگلا بھی ان کو بتا رہے ہیں, ان کو احساس ہے کہ اس کیس میں بڑے خطرات ہیں. خاص کر کے کیس جس طرح سے بہت ہی نیرو بنیادوں پہ اس کو کھڑا کیا گیا, یہ صرف ایک ڈاکومنٹری ایویڈنس کی بات ہے کہ کیا انہوں نے یہ چیز کی تھی کہ نہیں کی تھی. یہ بہت حد تک ایک بلیک اینڈ وائٹ قسم کا کیس ہے, اور ظاہر ہے کہ جہاں ان کے وکلا جو ہیں وہ بڑی اچھی, انہوں نے ایک بریلینٹ ٹیم جس میں شریف الدین پیراز صاحب بھی ہیں وہ اسمبل کی ہے, اور وہ اس کو پھیلائیں گے اور وہ اس میں بہت سی چیزوں کو لے کر آئیں گے, اور اس میں بہت سے نقطے ہیں, خاص کر کے جس طرح 18th امینڈمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ ہیلڈ ان ابینس کو ایڈ کیا گیا, حالانکہ 18th امینڈمنٹ سے پہلے آرٹیکل 6 جو ہے جہاں پر ورڈ ایبروگیشن اور سسپینشن تھا, اور سسپینشن ایک براڈ انف ٹرم تھی جو ہیلڈ ان ابینس کو انکارپوریٹ کر سکتی تھی. لیکن 18th امینڈمنٹ میں جب ہیلڈ ان ابینس کو ایڈ کیا گیا تو وہاں سے مشرف کی ٹیم کے لیے ایک بہت بڑا لیگل ایڈوانٹیج وہاں پہ پیدا ہوتا ہے, اور وہ لیگل ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ 3 نومبر 2007 کو ہیلڈ ان ابینس جو ہے وہ پھر آرٹیکل 6 میں نہیں آتا تھا. اور سابقہ جو چیف جسٹس تھے افتخار چودھری صاحب, انہیں اس خطرے کا احساس تھا, اور چونکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہاں ایک پرسنل ریولری بھی چل رہی, تو انہیں چونکہ اس خطرے کا احساس تھا کہ یہاں سے جنرل مشرف کو چھوٹ مل سکتی ہے, اس لیے انہوں نے 31 جولائی کا جو ڈیسیجن ہے 2009 کا ججز کیس کا جو ڈیسیجن ہے اس میں انہوں نے بڑی کوشش کی ہے یہ تشریح کرنے کی, وضاحت کرنے کی کہ سسپینشن اور ہیلڈ ان ابینس ایک ہی چیزیں ہیں, یہ مختلف چیزیں نہیں ہیں. تو مشرف ٹیم اس قسم کے نقطے وہ بہت ایفرٹ کریں گے, اس کو لٹکائیں گے, لیکن اس کے باوجود جنرل مشرف کو جیسا کہ آپ نے کہا ہے ان کو احساس ہے کہ ان کے لیے خطرات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور وہ کو میرا خیال ہے کسی بہت خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہے. اچھا, میں یہاں پر ایک کوشچن پٹ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ سے. آپ کو لگا کہ وہ تیار ہیں کہ کوئی بھی آفر ان تک آتی ہے؟ آپ نے جب ان سے پوچھا کہ آپ تو کوئی آفیشیل آفر دی گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ادھر ادھر سے معلومات ہی ملتی رہی مجھے. تو اگر ان کو کوئی آفیشیل آفر کہیں سے بھی آتی ہے وہ اس کے لیے تیار ہیں اور وہ اس وقت ہی از ریڈی ٹو اٹ؟
देखिए, मुझे ऐसा लगा कि वो कोई पब्लिकली किस्म की माफ़ी तो नहीं मांगेंगे, और ख़तरा इसका ये भी है कि अगर कोर्ट उनको कन्विक्ट कर देती है और वहाँ पर इंटरनेशनल प्रेशर भी आता है, तो वो भी उसी वक्त मीनिंगफुल होगा अगर जनरल मुशर्रफ खुद पार्डन की रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये इतनी आसानी से वो नहीं कर सकेंगे, हालांकि वो बहुत हद तक वो वाले जनरल मुशर्रफ नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ा उनका एक सेल्फ रिस्पेक्ट का एक ऑरा है, और मेरा नहीं ख्याल कि वो माफ़ी मांगेंगे या कोई बहुत ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे जो पब्लिकली लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट पे मबनी होगा। तो अभी तक कोई ऐसी मुझे सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। हमें ज्वाइन किया है नासरा इकबाल जावेद इकबाल साहबा ने भी, उनसे भी रखते हैं। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इस वक्त साबिक सदर जो है वो अब काफी कंफ्यूजन का शिकार नजर आते हैं। आगाज में हमने ये बात की थी नासर साहबा कि वो अब वो वाला लहजा, वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं। आपने इंटरव्यू देखा तो आपने क्या महसूस किया उनकी बॉडी लैंग्वेज से? यकीनन यही महसूस किया जो आपने अभी फरमाया कि जो उनको जिस वक्त ताकत उनके पीछे थी, जो उनका लबो लहजा उस वक्त था, अब वो बेताकत है। तो जाहिर है वो लबो लहजे में तब्दीली आनी है, और अब उनको ये भी पता लग गया है कि उनके खिलाफ ये मुकदमा जो है ये जारी रहेगा और इसके रुकने का कोई इम्कान नहीं। तो जाहिर है इंसान होने के हवाले से उनको इस बात का फिक्र तो है कि अगर अदालत में गए तो दो ही नतीजे होते हैं कि या एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगी, और मुशाहिदात तो सारे यही दिखा रहे हैं कि कन्विक्शन का इम्कान ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, आपको लगता है कि मुशर्रफ साहब कोई एस्केप प्लान रखे? कि डॉक्टर साहब से भी ये सवाल मैं करूंगा, लेकिन आपने जो सुना इंटरव्यू, तो आपको ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं उनके पास सेंस ऑफ रिलीफ है, कहीं ना कहीं वो एस्केप प्लान रखते हैं? एस्केप प्लान क्या हो सकता है? इस वक्त उनको हाउस अरेस्ट में रखा हुआ है, सब जेल बना हुआ है उनका घर। उनका एक ये पहले मुतालबा था कि मेरी वालदा बहुत बीमार है, मुझे उनको देखने की इजाजत मिलनी चाहिए, इसलिए मुझे बाहर लाजमी है। तो हुकूमत ने यहाँ तक भी ये कर दी उनको कंसेशन के जी हम वहाँ से उनको एयर एम्बुलेंस में आपकी वालदा को ले आएंगे। तो इसलिए तो एस्केप प्लान किस किस्म का एस्केप प्लान? पाकिस्तान से तो उनका बगैर अदालत को फेस किए जाने का कोई इम्कान नहीं, और अदालत में भी उनको पेश होना ही पड़ेगा। नासरा इकबाल साहब, एक चीज बताइएगा कि एक जो अब उन्होंने आज भी कहा कि शौकत अजीज साहब ने उन्हें एडवाइस भिजवाई, कमाल शाह साहब के हवाले से भी जो सेक्रेटरी दाखिला थे उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर को सिचुएशन बता दी। अब आप मुझे ये बताइएगा कि कानूनी माहिर भी हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि उनको शौकत अजीज साहब को तलब ना किया, सेक्रेटरी दाखिला से ना पूछा जाए और सिर्फ मुशर्रफ साहब का ट्रायल किया जाए? क्या ये पॉसिबल है? ज़ाहिर तो ऐसा ही मालूम होता है। देखिए, ये एक डिक्टेटर थे। ये जो शौकत अजीज को जिस तरीके से इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनवाया, ऐसे इलाके से उनको इलेक्ट करवाया जहां से उनका कोई वास्ता ही नहीं था, और उतनी देर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रखा, तो तमाम जवाबदेही तो इन्हीं की थी। आखिर इन्होंने यूजरपेशन की हुई थी, और ये डिक्टेटर थे और अपने फौजी कुव्वत के जोर पे थे, और इसी वास्ते वो अपना यूनिफॉर्म भी नहीं उतारना चाह रहे थे। तो मैं समझती हूँ कि इसमें शौकत अजीज को कंसल्टेशन में शामिल करने से कोई उनको नतीजा नहीं होगा। जब उन्होंने ये किया है नवंबर 3 का अपना डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, और दोबारा से अपनी ही वो तब्दील शुदा कॉन्स्टिट्यूशन को फिर दोबारा उन्होंने इन अबेंस जैसे आपने कहा कर दिया, तो उस वक्त उन्होंने आई और आई के लफ्ज के अलावा कोई लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। उन्होंने कतन ये नहीं कहा कि मुझे ये मशवरा मिला कि मुझे ये करना चाहिए, ना अपने मशीरों का कोई हवाला दिया, और मशीरों की तो हैसियत ही कोई नहीं थी। नहीं, ये खैर उन्होंने कहा था, वो जो उन्होंने तकरीर की थी। शाहजेब, आप मुझे ये बताइएगा कि अगर सजा होती है एक एक्स आर्मी चीफ को, तो क्या बहैसियत अदारा पाक फौज ये कबूल कर लेगी? देखिए जी, हालात वाक़यात अगर रिसेंट पास्ट माजी करीब की बातें आप देख लें, तो मैं 3 जर्नलों का हवाला देख रहा था। यार साहब, आपने देखा ही है, वो लगता तो नहीं कि कतई तौर पर ये चीज़ कबूल कर ली जाएगी। और दूसरी बात, आपने जो सवाल किया था अदलो इंसाफ वाला, शायद जनरल मुशर्रफ साहब की नज़र में अदलो इंसाफ ये हो कि मुझे रिहा कर दिया जाए, क्योंकि मैंने बड़े अच्छी इंटेंशंस के साथ और अच्छी नीयत के साथ ये बात की थी। मगर एक आम आदमी के लिए अदलो इंसाफ ये तो कम अज़ कम है ना साहब के
جو جنرل صاحب کے وزیر اعظم بننے کی خواہش رکھتے تھے ہمایوں اختر صاحب, انہوں نے مینیفیسٹو ترتیب دیا ہے اور ان کا شکریہ ادا کیا گیا ہے پی ایم ایل این کے مینیفیسٹو میں کہ جی آپ ہمایوں اختر صاحب اس کی کمیٹی میں موجود تھے. جو اس وقت لا منسٹر تھے زاہد حامد صاحب, انہیں لا منسٹر ہی بنایا گیا, اس کے بعد کسی دباؤ کے تحت ان کی منسٹری بدل دی گئی, مگر وہ ہیں یہیں. طارق عظیم صاحب جو ان کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے وہ بھی نون لیگ میں موجود ہیں. یہ تو عدل و انصاف ہے نا کہ وہ سارے لوگ جو جنرل مشرف صاحب کا ساتھ دیا کرتے تھے, اگر ڈیموکریسی نے اتنا پریویل کرنا ہے جنرل صاحب کو آپ نہ رہا کریں, انہیں نہ آپ کہیں کہ بے قصور ہیں, بٹ یہ تو عدل و انصاف ہے نا کہ جو ان کا ساتھ دیا کرتے تھے ان سے پوچھ گچھ کی جائے. تو چودھری شجاعت حسین صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جنرل صاحب نے مشورہ کیا تھا, جو ایمرجنسی کا آرڈر ہے اس کی ایک انڈورسمنٹ چودھری شجاعت حسین صاحب کی طرف سے تو کم از کم آئی ہے کہ جس کے لکھا ہوا ہے اس سے کنسلٹیشن کی تھی جنرل صاحب نے ایمرجنسی لگاتے وقت. تو بے شک جنرل صاحب کی نظر میں عدل و انصاف کچھ بھی ہو, اگر آپ ایک تجزیہ کار کی طور پر دیکھیں, تجزیہ نگار کے طور پر, تو عدل و انصاف میں صرف جنرل صاحب تو نہیں آتے, انہیں سزا ملے تو پھر باقیوں کو. جی ایاز, میں بھی اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں. جی جی ضرور. ایاز, میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں لاہور میں. جی جی ڈاکٹر صاحب آئیے. دیکھیے ایاز, اس میں میں ڈس ایگری کرتا ہوں اس نیرو انٹرپریٹیشن سے سیاست کی جو جسٹس ناصرہ اقبال ود آل ڈیو ریسپیکٹ یہاں پر ہمیں دے رہی ہیں. گزشتہ کئی برس سے ہم پاکستان میں سیاست کو صرف اور صرف قانون کی اور وکیلوں کی اور ججوں کے لینز سے دیکھ رہے ہیں. یہ ایک بڑا نیرو پرسپیکٹو ہے. سیاست کی جو بساط ہے اور جو ریاست کی بساط ہے وہ قانون کی بساط سے بہت بڑی ہے, لیکن گزشتہ 5-6 برس سے پاکستان کی مخصوص سیاست کی وجہ سے وکلا نے اور جج صاحبان نے پوری سوسائٹی کو, پڑھے لکھے لوگوں کو, دانشوروں کو, پروفیشنل کلاسز کو, سول سروسز کو, سیاست دانوں کو, میڈیا کو یہ بتانا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو اہم لوگ ہیں, جو سب سے دماغی لوگ ہیں, جو سب سے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, وہ وکلا اور ججز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں پاکستان کے اندر اس نیرو انٹرپریٹیشن کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا. اس کیس کے اندر بڑے پیکیولر قسم کے رسکس ہیں. یہ ایک ایسا کیس ہے جو کے معاشرے میں اور پاکستان کی سیاست کے اندر پولرائزیشن کو بڑھاتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح سے آصف علی زرداری صاحب نے 27 دسمبر کو, حالانکہ ان کی پارٹی کا پچھڑا موقف جو ہے وہ واضح طور پر اس سے مختلف تھا. اس سے پہلے تمام پیپلز پارٹی کے لیڈران کہتے رہے کہ بات کو شروع کریں 12 اکتوبر سے. وہ NRO کے بینیفیشری تھے, انہوں نے 5 برس تک یہ کیس نہیں لائے. لیکن اب یہ دیکھ کے کیسے, کیونکہ نواز شریف صاحب اس کیس کو لانا چاہتے ہیں, وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں, در حقیقت پولرائزیشن پیدا کرنے کے لیے پاکستان کی افواج کے درمیان میں اور پی ایم ایل این اور پرائم منسٹر کی پارٹی کے درمیان میں. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جسے پی ایم ایل این کے اسٹالورٹس کو اور پرائم منسٹر نواز شریف کو بڑے احتیاط سے اور طریقے سے پرکھنا پڑے گا. دوسری بات ہے, یہ صحیح ہے کہ ملٹری کی ٹاپ پریس اس وقت نیوٹرل رہنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن ہم جانتے ہیں, ہماری ملاقات ہوتی ہے میجر سے, کرنل سے اور لوگوں سے, اور ہمیں احساس ہے کہ ملٹری کے اندر بڑی فیلنگ پائی جاتی ہے. اس کے اندر یہ ایک ایسی ملٹری ہے جو حالت جنگ میں ہے, جس کے جوان اور افسر شہید ہو رہے ہیں, عالم اضطراب میں ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ جب نارتھ وزیرستان میں حملہ ہوا تو ملٹری نے کتنا روبسٹ جو ہے وہ ریسپانس دیا, اور ایکسپلینیشن ان کی یہ تھی کہ بہت ہو گئی ہے, ہم مزید اسے برداشت نہیں کریں گے. دیر از اے پریشر ان دا ملٹری. پھر یہ مت بھولیے کہ پرویز مشرف کی جو ٹرائل ہے وہ کراچی کی پالیٹکس کو ڈسٹرب کرتی ہے. حالانکہ متحدہ قومی موومنٹ نے بھی نیوٹرل رہے, وہ بھی اس میں نہیں پڑے ہیں, لیکن جو ایک سینس آف اضطراب ہے, ایک ڈسٹربنس ہے کراچی میں جو اس سے پیدا ہوتا ہے, وہ وہاں پہ ہے. تو سیاست کی بساط بہت بڑی ہوتی ہے, اسے ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. 2 پوائنٹس اور ہیں. دیکھیے لائرز کیمپین جو ہے وہ جو کچھ بھی تھی وہ اب کولیپس ہو چکی ہے. اس کی تمام لیڈرشپ آپس میں سپلٹ ہو چکی ہے. جو بلند بانگ دعوے کیے گئے تھے 2007 سے لے کے 2009 تک, ان میں سے کوئی بھی دعویٰ مکمل نہیں ہو سکا. چیف جسٹس افتخار چودھری اور ان کے رفقا کار ٹرائل کورٹ کے حالات کو بالکل امپروو نہیں کر سکے. پاکستان میں 13 سے 14 ہزار مرڈر ہوتا ہے ایک سال میں, 2010, 2011 اور 2012 میں, لیکن ٹرائل کورٹ 300 لوگوں کو بھی وہاں پہ 2-3% سے زیادہ کنوکشن ریٹ نہیں. ہم مرڈر پر, ہم ڈیتھ پینلٹی کی بات نہیں کر رہے, سرے سے کنوکشن ہی نہیں ہے. تو عدلیہ کا جو یہ ایک فیلئر ہے پاکستان میں جسٹس پرووائڈ کرنے کا کامن آدمی کو, ایک پاکستان کے شہری کو, وہ بھی اب لوگوں کے سامنے. یہ ٹرائل ان تمام سرکمسٹانسز میں آئے گا. اور پھر یہ کہ 6 مہینے گزرنے کے بعد گورنمنٹ ابھی تک ان بیسک ایشوز پہ گورننس کے کسی قسم کی ریلیف پاکستان کے شہری کو نہیں دے سکی ہے. ہم دسمبر میں دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ہر 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد بجلی جاتی ہے, گیس کا پریشر بالکل نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کے اگلے 3 مہینوں میں 4 مہینوں میں زیادہ امپورٹنٹ ہوتی چلی جائیں گی. یہ کیس اس ساری سائیکالوجی میں, پالیٹکس میں پلے کرے گا. یہ ایک مشکل کیس ہوگا, بالکل پولیٹیکل وکٹری نہیں ہوگی پرائم منسٹر نواز شریف کی. شاہزیب اس پہ بھی کمنٹ کیجیے گا آپ.
पहले मुझे वो कल से एक बिल्ले का बड़ा जिक्र हो रहा है यार, वो मुझे बिल्ले की बिल्ला मिल गया है, बता दें कि वो उस बिल्ले से क्या पंडोरा बॉक्स खुलने वाला, वो तो जरा बता दें मुझे प्लीज। सर उस बिल्ले से पंडोरास बॉक्स ये खुलने वाला है कि जनरल मुशर्रफ साहब वाहिद अगर डिक्टेटर थे, बहरहाल डिक्टेटर ही थे, वो वाहिद डिक्टेटर थे जो ये कह रहे हैं कि भाई मैंने तो नहीं 3 नवंबर को आइन तोड़ा, और अगर मैंने 3 नवंबर को तोड़ा तो फिर 12 अक्टूबर को भी तोड़ा। वो खुद कह रहे हैं कि फिर अगर मेरा ट्रायल करना है तो फिर 3 से ना करें, 12 अक्टूबर से करें। तो मुझे एक बात बताइए, ऐसा इस मुल्क में अगर पार्लियामेंट एक कानून बनाए जिसमें इस बात का तरीक़ेकार मुतय्यन किया गया हो कि आला अदलिया में जजेस की तैनाती किस तरीके से होगी, तो अदलिया कहे कि जाएं इसको रिव्यू करें, हम नहीं मानते 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम आए और फिर उसको रिव्यू किया जाए कि जजेस की तैनाती इस तरीके से होगी कि चीफ जस्टिस के पास सारा पावर होगा। तो सर 17वीं तरमीम वो क्या फिर इस मुल्क के लिए अगर पार्लियामेंट की 18वीं तरमीम को 19वीं तरमीम किया जा सकता है क्योंकि जजेस की तैनाती में चीफ जस्टिस साहब की मर्जी शामिल नहीं थी, तो 17वीं तरमीम ने अगर 12 अक्टूबर के जो इकदाम थे, गैर आईनी इकदाम थे, उनको प्रोटेक्शन दी थी, तो 17वीं तरमीम के ऊपर एक और तरमीम नहीं आ सकती। फिर उसके ऊपर पार्लियामेंट की जो कवर है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, फिर 12 अक्टूबर पर जाए। फिर जिन जजेस का मामला है, तो ये जो बिल्ले की बात कर रहे हैं, जरदारी साहब ने कोई ऐसी खास गलत बात नहीं की कि बिल्ला और वो फिर पिंडोरास बॉक्स, और फिर मुशर्रफ साहब ने भी आज एक बिल्ले का एक अलग कॉन्टेक्स्ट में जिक्र कर दिया, गालिबन उनको बिल्ला लफ्ज नहीं ठीक लगा, मगर जनरल साहब खुद कह रहे हैं कि मैंने 3 नवंबर को नहीं तोड़ा, अगर 3 को तोड़ा तो 12 को भी तोड़ा। तो फिर अगर इस मुल्क में जुडिशल अदालतें पार्लियामेंट को कहती हैं कि आप होंगे सुप्रीम, मगर 18वीं तरमीम के ऊपर लाएं 19वीं तरमीम, क्योंकि हमें नहीं कबूल के जजेस आप इस तरह तैनात करें कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी हो, तो फिर 17वीं तरमीम कैसे इतनी बड़ी चीज हो गई कि गैर आईनी इतना बड़ा इकदाम हुआ, डिक्टेटर खुद कह रहा है मुझे इसके ऊपर ट्रायल करो, और आप ये कहे जाएं कि 17वीं तरमीम में प्रोटेक्शन है, पार्लियामेंट ने दी है। जी नासाल साहबा बड़ी देर से खामोश बैठी मुस्कुरा रही हैं आप लोगों की बातें सुन के। आप ये बताइएगा कि ये जो 12 अक्टूबर की बात हो रही है या 3 नवंबर की बात हो रही है, कहीं से ये भी मुतालबा आ सकता है कि 56 से शुरू किया जाए, तो उस सूरत में क्या बनेगा? देखिए, यकीनन ये बात जो आप कर रहे हैं, ये सब बातें हो सकती हैं, और मैं यहाँ जुडिशरी का दिफा करने के लिए नहीं बैठी। ना मैं ये समझती हूँ कि जो जुडिशरी है उसकी बिसात जो है वो सियासत से बड़ी है, लेकिन रियासत की बिसात यकीनन है। और अगर एक फौजी आमिर जो है वो अपने हलफ को तोड़ के 2 दफा ये काम करे, पहली दफा तो चले उसको अगर मिल गई 17th अमेंडमेंट से इम्प्यूनिटी, तो फिर उसके बाद तो इम्प्यूनिटी नहीं आई, और जो कुछ उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा जो उनको इम्प्यूनिटी हासिल हुई थी, और उन्होंने दोबारा से जो आइन अपना तश्कील करदा था उसको भी उन्होंने तोड़ दिया। तो मैं समझती हूँ कि रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये अमर जरूरी है, और मैं समझती हूँ फौज भी इसमें मुदाखलत नहीं कर रही, कि एक दफा हमें ये बात जो है इसका तहैया कर लेना चाहिए कि इस मुल्क, इस रियासत का तहफ़्फ़ुज़ इसी में है कि यहाँ जमहूरियत का जो है सिलसिला उसको जारी और सारी रखा जाए, और उसमें अस्करी मुदाखलत जो है इस अंदाज में कि कोई शख्स अपना हलफ तोड़ के आ जाए, वो हमको इजाजत नहीं देनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि बाकी सब अगर फौज के लोग जो हैं वो अपने हलफ के मुताबिक कायम हैं, तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता। और इनका ये कहना कि मुझे बहुत मायूसी हुई जनरल कियानी के किरदार से, मैं समझती हूँ जनरल कियानी ने अपने हलफ के साथ पूरी वफा की, और ऐसा ही होने का इम्कान है और होना चाहिए भी। जो इस वक्त प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं उनका काम है हमारी हदों की दिफा या हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, और इस वक्त बहुत सख्त थ्रेट्स हैं इन मामलात को, तो इसलिए ये मामला तय करना जरूरी है कि जहां तक सियासत है वो एक अलहदा शोबा है, और रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासत में फौज को मुलव्वस नहीं होना चाहिए, और इसमें कोई पेंडोरा बॉक्स नहीं खोलेगा। एक वाहिद एक शख्स का ट्रायल हो और इससे ये एक दफा स्टैब्लिश। देखिए, इरशाद जो था वहां पे बांग्लादेश में, उसको जेल में नहीं डाला, बिल्कुल हमारे साथ का ही तो ये मिसाल है, और फिर उनको बाद में कुछ अरसे के बाद उनको जो उनकी सेंटेंस थी उसको रिड्यूस करके और फारग कर दिया। फिर तरफ आते हैं, डॉक्टर मोहित भी मुस्कुरा रहे हैं बड़ी जोर से, उनके ज़हन में भी बात अली, क्योंकि जुडिशरी की बात चल रही थी ना, तो अभी यहाँ वक्त ब्रेक का भी हुआ है। ब्रेक के बाद जब अयाज साहब वापस आएंगे तो जो उन्होंने खास तौर पर कमेंट किया है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के हवाले से बात उन्होंने की है, पिछले दौर का जिक्र किया, आने वाले दौर का जिक्र किया, बिल्कुल बिल्कुल कुछ मीडिया के हवाले से एग्जैक्टली। तो इन इश्यूज पर भी नाज़रीन बात होगी, अपने पैनलिस्ट से उनकी राय भी लेंगे। मुझे साहब साथ हैं जिन्होंने इंटरव्यू किया, उनसे भी जानेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने एक्सप्रेस न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू दिया, इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, आपसे एक सवाल करूंगा, फिर जाहिर साहब जो है वो आगे लेके चलेंगे। आपके इंटरव्यू में मुशर्रफ साहब ने कहा, जब जवाब उन्होंने दिया कि कौन बिल्ला है, और आपने कैटेगरी पूछा कि जरदारी साहब ने कहा था कि बिल्ला आता है और दूध पी जाता है, तो उन्होंने कहा कि बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद कौन बिल्ला आया और दूध पी के चला गया। तो आपसे भी कैटेगरी जानना चाहूंगा कि उनका जो बिल्ला है वो कौन है, उन्होंने किसकी तरफ जो है इशारा किया? देखिए, जनरल मुशर्रफ का तो इशारा बिल्कुल डायरेक्ट साबका सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ था। वो ये कह रहे थे कि आसिफ अली जरदारी साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन से पहले सियासी एतबार से कहीं पर भी नहीं थे, नाइदर हेयर नॉर देयर, और ये बात सबको पता थी कि मोहतरमा खुद भी आसिफ अली जरदारी साहब को पाकिस्तान की नई सियासत में अगर जिंदा रहती तो कोई बहुत बड़ा रोल नहीं देना चाहती थी। और जाहिर है कि जनरल मुशर्रफ के साथ एनआरओ के हवाले से उनकी 12-18 महीने से नेगोशिएशन हो रही थी, तो जनरल मुशर्रफ तो इस चीज़ के राजदान थे, सीक्रेट को समझते थे कि आसिफ अली जरदारी का कोई रोल नहीं था उस नए इमर्जिंग पावर स्पेक्ट्रम में जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अशर करना था, जिसको वो लेकर आने वाली थी। तो उनका कहने का मतलब था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन से, अनटाइमली डेथ से जिस बिल्ले को सारा दूध पीने का मौका मिला, वो बिल्ला तो आसिफ अली जरदारी हैं, और इस पे सोचना चाहिए कि असल बिल्ला जो है वो कौन था। लेकिन मैं अली उस पे भी आना चाह रहा हूं जो मोहतरमा जस्टिस नासरा कह रही थी। मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि भाई ये केस जो है, ये इसमें इतनी मुझे कॉम्प्लेक्सिटी या कॉम्प्लिकेशन नजर नहीं आती, इसमें एक शख्स है, और मैं फुली उनसे एग्री करता हूं। इस हद तक वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इस लिहाज से ये केस कानून की लिमिटेड सेंस में तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि इसमें परवेज मुशर्रफ को पिन डाउन करना जो है वो बड़ा आसान नजर आता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन देखें कि हर चीज की जो सियासी वजूहात होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। दो किस्म के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। एक और तो ये है कि आप अफवाज पाकिस्तान को, ये फ्यूचर मिलिट्री एडवेंचरिस्ट को ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर तुम मिलिट्री इंटरवेंशन करोगे, आइन की खिलाफवर्जी करोगे, तो देखो तुम्हें सजा भी मिल सकती है। और दूसरी चीज ये है कि रिवेंज का एलिमेंट है। जब हम रिवेंज की तरफ देखते हैं तो रिवेंज PMLN का या मियां नवाज शरीफ और उनके रुफ़क़ा कार के साथ जो ज्यादतियां हुई, उनका गुस्सा जो है, गमो गुस्सा और रिवेंज की फीलिंग का ताल्लुक अक्टूबर 1999 से है। लेकिन वो अक्टूबर 1999 को नहीं चलाते बिकॉज वहां के पेंडोरा बॉक्स को वो नहीं खोलना चाहते हैं। और दूसरा गुस्सा जो है और जो बदला है वो एक्स चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का है, जिनको 3 नवंबर 2007 का गुस्सा है। इन दोनों पोल्स को छोड़ के पाकिस्तानी सियासत के अंदर हमें कोई मौसर, इफेक्टिव या बड़ा पोल ऐसा नजर नहीं आता जिसको जनरल मुशर्रफ से रिवेंज लेने का बहुत ज्यादा यहाँ पे हमें शौक है। और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो देखिए कि 1999 की जो इंटरवेंशन जनरल मुशर्रफ की है, जहां पर नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज और हुकूमतें बर्खास्त हो जाती हैं, जहां आईन पाकिस्तान जो है वो हेल्ड इन अबेयंस होता है या एब्रोगेट हो जाता है या सस्पेंड हो जाता है, उसके मुकाबले में जब 3 नवंबर 2007 को आप देखते हैं तो वहां पर 42 दिन की एक इमरजेंसी है, जिसके बाद इलेक्शन भी होते हैं, यूनिफॉर्म उतर जाता है, एक इफेक्टिव ट्रांसफर ऑफ पावर होती है, जिसके नतीजे में जनरल मुशर्रफ नियरमेंट सिचुएशन पे चले जाते हैं और उसके बाद उनको एक तरह से पाकिस्तान से निकल के एग्जाइल में जाना पड़ता है। तो जैसे जैसे ये चीज आगे चलेगी और एक पाकिस्तान में अल्लाह के फजलो करम से एक आजाद मीडिया है, ये चीज जब हम डिस्कस करेंगे तो हमें ये 3 नवंबर का केस इंतहाई कमजोर, फीका और गैर मौसर नजर आने लग जाएगा। और मुझे इसमें जो सबसे बड़ी चीज नजर आती है कि इसकी जो पोलराइजेशन पोटेंशियल है, जिसे लोग अपने रिवेंज के एलिमेंट में कम अहमियत दे रहे हैं, जो पोलराइजेशन है कि आर्मी के अंदर क्या फीलिंग पैदा होती है, रैंक एंड फाइल में कराची शहर के अंदर क्या फीलिंग पैदा होती है, इसको सियासी तौर पर कैसे परसीव किया जाता है, और फिर लॉयर्स मूवमेंट कोलैप्स हो चुकी है, इफ्तिखार चौधरी साहब के तमाम फैसले सब्जेक्ट टू रिव्यू हैं या उसके बारे में बहुत अब नेगेटिव फीलिंग्स पाई जाती हैं। इन सब चीजों को देखना भी जरूरी है जब हम इस मुकदमे की पूरी अहमियत को पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में देखते हैं। डॉक्टर साहब, वो तो असल में 12 अक्टूबर की बात इसलिए भी नहीं हो सकती थी कि चूंकि इफ्तिखार चौधरी साहब परसू कर रहे थे और इफ्तिखार चौधरी साहब फिर खुद उसका हिस्सा बन जाते हैं। 12 अक्टूबर को वैलिडेट किया हुआ उन्होंने। अच्छा, मुझे शाहजेब के पास जाना है। शाहजेब, शर्जील मेमन साहब ने एक बात कर दी, वो बोल रहे हैं कि जी सदर जरदारी साहब ने तो मुशर्रफ साहब को बिल्ला कहा था, अब मुशर्रफ फौज पर डाल के खुद निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे तो जरा कमेंट कर दें।
देखिए जी, जनरल मुशर्रफ साहब ने एक तो जो जरदारी साहब का बिल्ला है और जनरल साहब का जो बिल्ला है, जनरल साहब ने बात पहली दफा नहीं की, सिर्फ बिल्ले का लफ्ज पहली दफा इस्तेमाल किया। अगर आपको याद हो, वो बहुत सारे इंटरव्यूज में कहते थे कि जब भी किसी केस की इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो सबसे बड़े बेनिफिशियरी को देखा जाता है, और वो हमेशा जरदारी साहब की तरफ इशारा होता था। ये बिल्ले की इस्तिलाह सिर्फ उन्होंने जरदारी साहब से ड्राइव कर ली है। जो कॉन्सेप्ट है और जो उनकी बात है वो पुरानी वाली है, वो पहले भी ये बात कहा करते थे। इसके अलावा मैं डॉक्टर साहब की हर बात से एग्री करता हूँ जो पॉलिटिकली डॉक्टर साहब ने बात की है। और मैं जस्टिस साहिबा की ने कहा कि रूल ऑफ लॉ बिल्कुल होना चाहिए, मगर हमने क्या इस मुल्क में डेमोक्रेसी को, रूल ऑफ लॉ को इस तरीके से मजबूत करना है कि अगर एक कोई फॉर्मर डिक्टेटर है तो उसको विक्टिम दिखाना है कि भाई ये तो बहुत बड़े विक्टिम थे, और एक सियाह दाग को मिटाने के लिए और सियाह दाग बना देना है। अगर जनरल साहब एतराज करें सर, आर्टिकल आपको जो स्पेशल कोर्ट का ये बेंच है उसमें किस लॉ के तहत चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब से कंसल्ट किया गया था? वो तो फेडरल गवर्नमेंट ने बनाना होता है, और फेडरल गवर्नमेंट आर्टिकल 90 के तहत प्राइम मिनिस्टर है और कैबिनेट है। किस कैबिनेट के सामने ये मामला डिस्कस हुआ था इस बेंच को बनाने का? किसी के सामने नहीं। अब जिन दो पोल्स का जिक्र कर रहे हैं मुईद पीरजादा साहब, नून लीग मियां नवाज शरीफ साहब और इफ्तिखार चौधरी साहब, उसमें इफ्तिखार चौधरी साहब को तो इस कंसल्टेशन प्रोसेस में होना ही नहीं चाहिए था, उन्हें क्यों डाला गया? फिर अगर ब्रदर इन लॉ रमदे साहब के हैं, उनको अगर जनरल साहब को एतराज है उनके इस बेंच में होने में 150 जजेज में से उन्हीं को क्यों सिलेक्ट किया गया? और अगर कर लिया गया और जनरल साहब को एतराज है तो इसको हमें क्यों एक काला धब्बा बनाना है हिस्ट्री में कि एक डिक्टेटर को डिक्टेटर साबित करने के लिए कि उसने लॉ तोड़ा था, आपने और काले ब्लैक स्पॉट छोड़ने हैं कि भाई बड़ी ज्यादती हुई थी, उसने लॉ तो तोड़ा था मगर उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई थी। रूल ऑफ लॉ कायम करना है तो सारे शकों को शुबात से बालातर होकर कीजिए और 12 अक्टूबर से कीजिए। नासरा जावेद इकबाल साहब सवाल नहीं पूछ रहा, ये शाहजेब ने जो बात की इसी का जवाब दे दें आप। देखिए, मैं तो समझती हूँ कि जहाँ तक ये बेंच की तश्कील है, ये किया तो हद नहीं है इसकी तश्कील, और इसमें इफ्तिखार चौधरी साहब का कोई खास अपने जाती प्रेफरेंस के हवाले से मुझे नहीं कोई नजर आती है ऐसी बात कि इसके ऊपर हमें कोई शकूक व शुबहात होना चाहिए। 5 नाम थे ना, उसमें से 3 सिलेक्ट किए ना नासरा जावेद इकबाल साहब, 5 नाम थे उसमें से 3 उन्होंने सिलेक्ट किए थे, तो वो तो आ गया। 5 में से तो 3 ही होने थे ना, 5 के 5 तो सिलेक्शन तो आ गई ना उनकी, इस हद तक ही ना, इससे ज्यादा। अब देखिए, हर बात को तो इस तरह हम पिन करें तो ये तो बहुत ही मुश्किल मसला होगा, क्योंकि मैं समझती हूँ ये भी कहना कि ये रिवेंज या इंतकाम का मसला है, मैं समझती हूँ कि यहाँ पे इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने तो अमरे मजबूरी ये जो बात है ना इसको आगे चलाने के लिए आमादा हुए हैं, क्योंकि इतने इनके आने से अब 6 महीने के बाद ही ये सिलसिला शुरू हुआ है ना, तो ये इंतकाम की वजह नहीं है। और वो तो अब इफ्तिखार चौधरी तो है ही नहीं, इसलिए वहां भी इंतकाम का उनसर जो है वो खत्म हो जाता है। मैं इन बातों से नहीं इत्तेफाक करती, और जहां तक ये स्याह धब्बे की बात है, मैं समझती हूँ ये स्याह धब्बे का सवाल नहीं है, ये हमारी रियासत के तहफ़्फ़ुज़ का सवाल है। और मैं तो यहाँ पे बहुत इस बात को स्ट्रांगली फील करती हूँ कि अगर हमने अयूब के ज़माने में ऐसा ना होने दिया होता और उनका साथ ना दिया होता तो ये नौबत नहीं आनी थी। और इनकी तो नाकिबत अंदेशी इतनी थी जो इन्होंने 9 साल अपनी आमरीत की। देखिए, ये इन्होंने कालाबाग डैम ना बनाया, इन्होंने साथ दिया उन लोगों का जिनके साथ हमें बहुत सख्त नुकसान हुआ। और ये जो इस वक्त हमारे यहाँ सारा टेरर का बेसिस है, वो क्या वजह थी? वो यही वजह थी कि लाकानूनियत एक आमिर के हाथ से। तो मैं ये कह समझती हूँ कि यहाँ ये कह देना कि जी 5 जजों में से अगर 3 का हुआ सिलेक्शन तो वो किसी खास जाती प्रेफरेंस के तौर पे था, मैं इससे ऐसा मैं जी शाहजेब कुछ ऐड करना है? शाहजेब हमारे साथ शर्जील मेमन भी हमारे साथ हैं, आप जल्दी से कर दीजिएगा। अच्छा, मैं इंतहाई एहतराम के साथ, मैं जस्टिस साहिबा का बहुत ज्यादा एहतराम। अच्छा, ये शाहजेब रुकिएगा जरा, शाहजेब रुकिएगा। शर्जील मेमन साहब हमारे साथ। शर्जील साहब, जरदारी साहब ने बिल्ला कहा मुशर्रफ साहब को, मुशर्रफ साहब ने डायरेक्ट नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जरदारी साहब को उसमें पिन पॉइंट जरूर किया है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये बात वाज़ेह है कि एक खुली बात एक खुले जलसे में मोहतरम आसिफ जरदारी साहब ने 27 दिसंबर को कही थी कि जो बिल्ला इस वक्त आगे फंस गया और वो उस वक्त नोचना शुरू कर रहा है, और इसमें कतन किसी इदारे का मकसद नहीं था। फर्द वाहिद परवेज मुशर्रफ को बिला कहा उन्होंने, और परवेज मुशर्रफ साहब इस वक्त जिस तरह इदारों को साथ डालना चाह रहे हैं या घसीटना चाह रहे हैं, ये सरासर ज्यादती है उन इदारों के साथ भी। हम समझते हैं कि
12 अक्टूबर हो या 3 नवंबर हो, इन सारे अमाल का जो जिम्मेदार है वो फर्द परवेज मुशर्रफ है, कोई इदारा नहीं। तो ये इस वक्त जो ये कोशिश कर रहे हैं खसूस, ये बिल्कुल उनकी नाकाम होगी, क्योंकि तमाम इदारों का एहतराम हम करते हैं, और अगर कोई एक शख्स कोई खराब काम करे तो उसका कतई मकसद ये नहीं है कि कोई इदारे की सपोर्ट उसको शामिल है। नहीं, शर्जील मेमन साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये एक तासुर है कि वो तसादुम की राह पे चल पड़ते हैं हमेशा इदारों के साथ, तो क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें अवॉइड करना चाहिए था इस सिचुएशन में? देखिए, नवाज शरीफ साहब के तासुर की अलग बात है, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब भी किसी ऐसे शख्स को सजा दिलवाना चाहते हैं जिसने मुल्क का आइन तोड़ा हो और जिसने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की हो, देखिए अगर इस तरह सजा जजा का सिस्टम नहीं होगा तो फिर कल को हर कोई आदमी इसी प्रैक्टिस को दोबारा रिपीट करेगा। तो अगर किसी शख्स ने गलत काम किया है तो उसको आप फेस करने दें। अगर उसकी वो चीज साबित हो जाती है, जो कि हर आदमी का ये ख्याल है, मेरे ख्याल तमाम मीडिया ने, पूरी सिविल सोसाइटी ने, सबका ये ख्याल था कि परवेज मुशर्रफ के वो जितने भी इक़दाम थे वो गैर आईनी, गैर कानूनी थे। तो मुल्क के आइन के हिसाब से अगर वो फेस कर रहे हैं उस ट्रायल को, तो मेरे ख्याल उसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। और इसको जिस तरह परवेज मुशर्रफ साहब बचने के लिए पूरे इदारे को देते हैं, वो गलत है। नहीं, वो तो गलत है शर्जील साहब, लेकिन जब आप लोग गार्ड ऑफ ऑनर दे के उन्हें रुखसत कर रहे थे इत्तेफाक के साथ, उस वक्त आपके ज़हन में ये बातें नहीं थी कि उन्होंने ये जुल्म किए हुए इस मुल्क के साथ? अच्छा, ये भी मैं आपको वाज़ेह कर दूं, गार्ड ऑफ ऑनर जो है उनकी पोस्ट को दिया गया था और वो हुकूमत में नहीं दिया था। अगर आप उस गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीर में भी देखते, गवर्नमेंट की जहाँ पीपुल्स पार्टी हुकूमत आ चुकी थी, गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, कोई भी हुकूमत की वजीर, मुशीर, कोई भी उसमें शरीक नहीं था, और वो उन्होंने अपने आप को खुद गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। और उस वक्त भी कोई एक निजी टीवी चैनल की कोई DSNG थी जिन्होंने उसको दिखा दिया बैठकर, बाकी कोई मीडिया अरेंजमेंट नहीं थी। ये उस शख्स ने अगर अपने आप को खुद गार्ड ऑफ ऑनर दिया तो उसका कतई मकसद ये नहीं है कि हुकूमत ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया उनको। लेकिन आपने इनिशिएट तो नहीं किया ना ये केस? अयाज, मैं इसमें कुछ थोड़ा सा बसद एहतराम शर्जील मेमन साहब की बात में कुछ ऐड करना चाहता हूं। देखिए, 2-3 पॉइंट्स हैं। पहली बात तो है कि शर्जील मेमन साहब को देखना पड़ेगा कि स्टेटमेंट दी क्या आसिफ अली जरदारी साहब ने 27 दिसंबर को। उन्होंने कहा कि हमेशा एक बिल्ला आके दूध पी जाता था और सियासतदानों को, डेमोक्रेटिक फोर्सेस को आपस में लड़ाता था। अब ये बिल्ला जो है ये फंस गया है, अब इसे जाने नहीं देना चाहिए। जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी तो उसकी तशरीह भी यही बनती है कि ये बिल्ला एक शख्स नहीं है, बल्कि ये एक इदारा या अफवाज पाकिस्तान की तरफ उनका इशारा है। अब क्या आसिफ अली जरदारी साहब को एहसास था कि ये चीज आगे कैसे चलेगी? ये तो एक पॉइंट है, चले अब इस पर कुछ भी शरीर साहब कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक असूली मौकफ ये रहा है, कायरा साहब हर प्रोग्राम में आके ये कहते रहे हैं कि हमने NRO की डील की, हमने नेगोशिएशन की, हमारी पोजीशन ये नहीं है जो इस वक्त ली जा रही है। हम तो ये कहते हैं कि अगर आपने ट्रायल करना है तो उसे 12 अक्टूबर 1999 से करें। कायरा साहब ऑन रिकॉर्ड है, आवाज टेलीविजन के PK पॉलिटिक्स पे चले जाइए, वो सारे प्रोग्राम निकाल लें जो इस हवाले से हुए हैं। अब तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27 दिसंबर को अपने असूली मौकफ में तब्दीली कर ली है और शर्जील मेमन साहब को इस चीज को एड्रेस करना चाहिए। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं। पहली बात कि आप जो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की तकरीर का हवाला दे रहे हैं, बिल्कुल ये हुआ है जो उन्होंने हमेशा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इससे पहले जनरल जवाहर ने भी ये किया। तो अगर कोई गलत काम कर रहा है, कोई आमिर है, और वो अगर आमिरियत के जहन के साथ कोई मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो ही शुड बी पनिश्ड। जहां तक दूसरी आपने बात की NRO की, NRO एक पीपुल्स पार्टी की मैं समझता हूं कि उस वक्त एक अच्छी और कामयाब अक्लमंदी ये थी जिसकी वजह से परवेज मुशर्रफ ने इलेक्शन करवाने पे वो राजी हुए, अपनी वर्दी उतारने पे राजी हुए। वरना आज भी मुल्क में परवेज मुशर्रफ बाबरत सिर्फ तनकीद करते रहते हैं कि अमलन कुछ नहीं होता। तो NRO की वजह से अगर कोई भी अच्छा शख्स जो है वो यही समझेगा कि NRO की वजह से परवेज मुशर्रफ की वर्दी उतरी। जहां तक आपने अक्टूबर की बात की, बिल्कुल हम उस चीज को डिनाई कर ही नहीं रहे कि 12 अक्टूबर को भी जो गैर आईनी काम परवेज मुशर्रफ ने किया उसको उस चीज में भी ट्रायल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया शर्जील मेमन साहब, बहुत शुक्रिया। आप शाहजेब, ये बात NRO की हुई है, तो क्या आप समझते हैं कि मुशर्रफ साहब को भी कोई NRO दे देना चाहिए?
لیکن میرا خیال ہے کہ اب جب باتیں یہاں تک پہنچی ہے تو کوئی NRO کیوں ہونا چاہیے؟ اس ملک میں اسٹیبلش ہونا چاہیے ایک دفعہ کے لیے اور ہمیشہ کے لیے کہ اس ملک نے آگے کیسے چلنا ہے. میں جسٹس صاحبہ کی اس بات سے تو ڈینائی نہیں کر رہا کہ اس ملک میں واقعات رول آف لا کے لیے اسٹیبلش ہونا چاہیے, مگر اس طریقے سے کیسے اسٹیبلش ہونا چاہیے کہ آپ لا کب سے پک اینڈ چوز کرنے لگا؟ سیاستدان کرتے ہوں گے, حکومتیں کرتی ہوں گی, ڈکٹیٹر کرتے ہوں گے, لا کب سے کرا کہ آپ طیارہ ہائی جیکنگ کا کیس کبھی بھی اٹھا کے ریویو کر لیں, NRO کے اوپر ریویو کر لیں, جب چاہیں آپ ہسٹری کا کوئی بھی کیس اٹھا کے ریویو کر لیں, مگر آج بھی آپ ظفر علی شاہ صاحب کو ابھی لائن پڑھ لیں اور وہ ان سے پوچھیں کہ آپ کا جو ظفر علی شاہ کیس کا فیصلہ تھا جس میں کہا گیا تھا کہ مشرف نے ٹھیک کیا اور 3 سال کے لیے ان کو اجازت ہے, اس کی ریویو پٹیشن آج بھی پڑی ہے. شاہ صاحب سے پوچھیں کہ شاہ جی آپ کی وہ پٹیشن کیوں نہیں ٹیک اپ ہوتی, تو وہ یہ کہ جواب دیتے ہیں مجھے خود بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ کیوں نہیں ہوتی. تو اگر آپ نے رول آف لا اسٹیبلش کرنا ہے تو عدالت ایک دفعہ اس کو ٹیک اپ کر کے ریویو پٹیشن کا یہ تو فیصلہ کر دینا کہ ہم نے جو فیصلہ دیا تھا جنرل مشرف کا 99 کے کو کا وہ غلط تھا, سزا نہ دیں آپ کسی جج کو سزا, مگر تاریخ کے اوراق میں چیزیں تو ٹھیک کر لینا. آپ نے مشرف کو سزا دے کے چیزیں ٹھیک کرنی ہے کہ عدالت نے بھی ظفر علی شاہ کیس کا ایک غلط فیصلہ, 17ویں ترمیم بھی پارلیمنٹ کا ایک غلط فیصلہ تھا. شکریہ 12 اکتوبر کو جو کچھ ہوا وہ بھی غلط تھا. سر شاہ زیب, آپ کی بات پہنچ گئی, پوائنٹ آپ کا بالکل ٹھیک ہے. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, اور میں موہت پیرزادہ سے آخری ورڈز چاہوں گا کہ وہ انٹرویو کے حوالے سے میں بتائیں کہ مشرف صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف سے معافی نہیں مانگوں گا, کسی اور سے مانگوں گا. یہ کوئی اور کون ہے؟ دیکھیے یہ تو ابھی کی کہنے کی بات ہے, یہ ان کی ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اگلے آنے والے ہفتوں میں کیا صورتحال ڈیپینڈ ہوتی ہے, کس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے, اور کون کون سے جو فورسز ہیں اور ایلیمنٹس ہیں وہ اس میں نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جب جنرل مشرف صاحب نے سزا دے رکھی تھی, جس طرح سے آج ان کو سزا دی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اسی طرح سے غلط بنیادوں پر انہوں نے پاکستان کے ٹوائس سلیکٹڈ انتہائی پاپولر پرائم منسٹر کو, نواز شریف صاحب کو انہوں نے سزا دی. اور یہ سوال ہم نے آج ان سے پوچھا ہے, ایاز ہم نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ اگر آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ملٹری چیف کس طرح سے غدار ہو سکتا ہے, یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے, احمقانہ لگتی ہے, انسلٹنگ لگتی ہے. اسی طرح سے ٹوائس سلیکٹڈ پرائم منسٹر کو اگر آپ ہائی جیکر بنا دیں, اس کو طیارہ سازش کیس میں ٹرائی کریں, وہ بات بھی بڑی آبجیکشنبل تھی اور بڑی جو تھی مطلب ان ایکسیپٹیبل تھی. لیکن وہاں پر بھی دیکھیں حل کیسے نکلا تھا. وہاں پر انٹرنیشنل انٹرونشن ہوئی, میڈیشن ہوئی, سعودیز کی ہوئی, امریکنز کی ہوئی, اور ایک پولیٹیکل حل نکلا. یہاں پر بھی ان دی اینڈ اس کا ایک پولیٹیکل حل ہی نکلے گا. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, process of politics جو ہے, it is much more bigger, deeper and maturer process than the process of law. law جو میونسپل law ہے پاکستان میں, جس کو ہم نے خدا بنا لیا ہے گزشتہ 5 سال میں, وہ ایک ریاست کے دائرہ کار میں اس کی پالیٹکس اور اس کی حقیقت کے اندر چلتا ہے, اور میرا خیال ہے اس کا بھی اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ پولیٹیکل ہی نکلے گا. اس کا لیگل ہے لیکن لمیٹڈ ہی ہے. موہت صاحب, کسی کی پولیٹیکل وکٹری غالباً نہیں ہوگی, کہنے کا مقصد ان کا بھی یہی تھا. ڈاکٹر موہت پیرزادہ جنہوں نے انٹرویو کیا اور کافی اہم باتیں پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے ہمارے سامنے آئیں, کچھ انکشافات انہوں نے بھی کیے, کچھ سوالوں کے جوابات بھی ہم نے ملے. ہم نے کوشش کی کہ آپ تک پہنچائیں وہ تمام تر رائے, وہ تمام تر اہم تجزیے, کہ ان کی باتوں سے کیا کیا کچھ اخذ ہو سکے, اور کوشش کی کہ تمام سوالوں کے جوابات آپ کو مل جائیں. ایکسپریس نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن یہاں پر ختم ہوتی ہے. آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس.